नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। रात के 9 बज चुके। न्यूज 24 पर वक्त हो गया है नॉन स्टॉप एट 9 का। सबसे पहले बात किसानों की। दरअसल यूपी के मुजफ्फरनगर में शक्ति प्रदर्शन के बाद किसानों ने आज हरियाणा में महापंचायत का आयोजन किया, लेकिन प्रशासन से बातचीत फेल होने के बाद किसानों ने मिनी सचिवालय का घेराव कर दिया है। किसानों का यह कहना है कि प्रशासन सरकार के इशारे पर उनकी आवाज दबाना चाहता है, लेकिन किसान डरने वाले नहीं। मिनी सचिवालय की तरफ कूच कर चुका था किसानों का कारवां, लेकिन प्रशासन ने कर दी पानी की बौछार। किसान और सरकार की जंग का कुरुक्षेत्र बन गया करनाल। किसान नेताओं और प्रशासन के बीच बातचीत विफल होते ही हजारों किसानों का जत्था करनाल के मिनी सचिवालय की तरफ बढ़ने लगा। रास्ते में पुलिस की जबरदस्त तैनाती थी, जगह जगह बैरिकेड लगे थे, लेकिन उत्साही किसान बैरिकेड्स को बेमानी बनाते हुए आगे बढ़ते रहे। किसानों का जोश देख प्रशासन को ये समझते देर नहीं लगी कि अगर इन्हें रोका नहीं गया तो हालात हाथ से निकल सकते हैं। मिनी सचिवालय के पास पुलिस ने किसानों पर पानी की बौछार शुरू की और किसान तितर बितर होने लगे। हालांकि पानी की बौछारों के बाद भी किसानों का हौसला नहीं टूटा और हटने की बजाय वो मिनी सचिवालय के गेट पर ही डट गए। हालांकि इलाका जल्द ही पुलिस छावनी में तब्दील हो गया, लेकिन किसान नेताओं ने साफ किया कि वो अब मांग पूरी होने तक यहीं रहेंगे। किसान नेताओं ने ये भी कहा कि उनकी लड़ाई पुलिस से नहीं बल्कि सरकार से। अभी तो आराम कर रहे भाई, देख लेंगे, कोई कलवल बता देगा प्रशासन। अब हमारे कहने से थोड़ा हमारा गेट पर कब्जा हो गया। अब तो आराम से बैठ के बात कर रहे हैं। अभी कर लेंगे, अभी फुर्सत नहीं, हमें टाइम नहीं। अभी तो आराम करेंगे, यहाँ अपना कपड़ा लत्ता मंगवाने, खाने पीने का इंतजाम कर रहे हैं। कर लेंगे बात, हमें तय करके बताएगा क्या बताना उन्हें। अगर किसी भी साथी ने, हमारे आंदोलन के साथी ने ऐसा कोई काम किया है तो बहुत गलत काम है। आपने कहा चेहरा ढके किया है, चेहरा ढके हुए लोग किस पार्टी के हैं, किस सरकार के हैं, मैं तो बता नहीं लगता कि ऐसे बीच में लोग पूछ सकते हैं ऐसे। इसी का हमारा अपील रही है कि ऐसे अगर कोई भी ऐसा एलिमेंट घुस जाए किसी भी बड़े आंदोलन को बदनाम करने के लिए, पुराने हथकंडे और खेल है कि उसमें कोई एलिमेंट घुसा दो जो मुंह कवर करके कोई पत्थर चला देगा, कोई ऐसा काम कर देगा। इसलिए मैं अपने तमाम साथियों से अनुरोध कर रहा हूं कि ऐसा कोई एलिमेंट दिखाई दे उसको पकड़ के बाहर करें। हमें यहाँ पे भिड़ंत नहीं करनी। ये जो पुलिस वाले हैं ये सब किसान के बच्चे हैं, हमारे इनसे नहीं, हमारी इनकी सरकार से झगड़ा है। करनाल में हजारों किसानों का कारवां महापंचायत के लिए गोलबंद हुआ था, लेकिन प्रशासन के साथ किसान नेताओं की बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला। किसान संगठनों ने प्रदर्शनकारियों पर 28 अगस्त को करनाल में हुए पुलिस लाठीचार्ज को लेकर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन प्रशासन ने उनकी मांग मानने से इनकार कर दिया। अभी बात हुई नहीं और सरकार से कोई बातचीत अभी नहीं हो पाई। वे कोई मानने को तैयार नहीं और अभी वहाँ जाके ही बातचीत करेंगे। हमारी जो मांगे हैं वो पहले जो हमने बताया था कि दोषी अधिकारियों में मुकदमे दर्ज करना और मुआवजा देना और उसके लड़के को नौकरी देना, ये सभी मांगे हैं। अगर सरकार मानती है तो अच्छा है। दरअसल हरियाणा सरकार ने करनाल में किसान महापंचायत के आह्वान को हल्के में ले लिया था। सरकार शायद ये मानकर चल रही थी कि महापंचायत में किसानों की तादाद 2-4 हजार से ज्यादा नहीं होगी, लेकिन जब शहर में किसानों की भीड़ जुटने लगी तो प्रशासन के होश फाख्ता हो गए। अब मिनी सचिवालय से किसानों को हटाना भी प्रशासन के लिए टेढ़ी खीर बन गई है। प्रभाकर मिश्रा, करनाल, न्यूज 24। इधर हरियाणा के करनाल में किसानों की महापंचायत रोके जाने को लेकर के कांग्रेस ने हरियाणा सरकार को आड़े हाथों लिया है, जबकि इधर बीजेपी का यह आरोप है कि कांग्रेस ने हरियाणा में अराजकता फैलाने के लिए किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी को पैसे दिए। मोदी और खट्टर सरकारें पिछले 10 महीनों से लगातार जानबूझकर गांधीवादी तरीके से शांति प्रिय आंदोलन कर रहे किसान भाइयों को भड़काने, भिड़वाने और लड़वाने की साजिश कर रही है। और ये साजिश केवल किसानों तक सीमित नहीं, ये जवान और किसान को भी लड़वाने और भिड़वाने की साजिश है। वाटर कैनन चल रही है, पानी की बौछारें किसानों पर की जा रही हैं। मोदी जी
खट्टर साहब, जब आप दोहा जाकर तालिबान से बात कर सकते हैं तो देश के धरती पुत्र अन्नदाता किसान से क्यों नहीं? धीरे धीरे लोग हरियाणा के किसान समझ तो चुके हैं कि ये सारी लड़ाई राजनीतिक है, किसान हित से इसका कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो ये हमारे कोई व्यापारी भाई हैं, चडूनी भाई, आड़ती हैं, इन्होंने सुपारी ले रखी है कांग्रेस से कि वो हरियाणा में अव्यवस्था बनाए रखेंगे और जब तक उनको तसल्ली नहीं होगी, जब तक जान माल नहीं चली जाती कुछ भोले वाले किसान की, और तब तक वो कुछ न कुछ कार्यक्रम इस तरह के करते ही रहेंगे। और अब खबर यूपी से है, जहां पर बसपा प्रमुख मायावती ने 2022 की चुनावी जंग का शंखनाद कर दिया है। मायावती ने सीधे ब्राह्मणों को अपने पाले में करने के लिए कई घोषणाएं की हैं और मायावती ने इस दौरान यहां तक कहा कि जिन ब्राह्मणों के साथ दूसरी सरकारों ने अत्याचार किया है उन्हें बीएसपी की सरकार इंसाफ दिलाएगी। शंख, मंत्र, त्रिशूल और भगवान गणेश। मायावती की ब्राह्मण सभा में दिखे इस नजारे ने उन तमाम पार्टियों को परेशान कर दिया होगा जो 2022 के रण में ब्राह्मण समुदाय की वोट की आस लगाए बैठे हैं। माल एवेन्यू का ये बसपा कार्यालय है, इसके आसपास इस तरह की होर्डिंग्स भी लगाई गई हैं जहां पर बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में जो प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन है, विचार संगोष्ठी है, उसका आयोजन किया जा रहा है। स्वागत की होर्डिंग्स भी अलग अलग जगहों पर लगाई गई है। ब्राह्मण वोटरों को रिझाने के लिए हुए बीएसपी ने पूरे यूपी में प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया, जिसका समापन पार्टी प्रमुख मायावती ने किया। रैली के मंच पर मायावती माइक थामती, इससे पहले जय श्री राम और जय परशुराम के नारे लगने लगे। जय सिया राम। यूपी की मौजूदा बीजेपी और पिछली समाजवादी पार्टी की सरकार को कोसते हुए मायावती ने दावा किया कि उनकी सरकार ने हमेशा ब्राह्मणों का कल्याण किया है और वो किसी के बहकावे में ना आए। पिछले कुछ वर्षों में चाहे यहाँ सपा की सरकार रही हो या वर्तमान में बीजेपी की सरकार चल रही हो, लेकिन इन सभी सरकारों की रही जातिवादी, संकीर्ण व पूंजीवादी सोच होने के कारण यहाँ सर्व समाज में से विशेषकर गरीबों, मजदूरों, कर्मचारियों, किसानों, छोटे व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों के साथ साथ दलितों, पिछड़ों, अक़लियतों व प्रबुद्ध वर्ग में से ब्राह्मण समाज के लोगों का भी हर स्तर पर काफ़ी ज़्यादा शोषण एवं उत्पीड़न आदि हुआ है, जो अभी भी जारी है। मायावती ने दावा किया कि इस बार हर विधानसभा क्षेत्र में उनकी पार्टी 1000 ब्राह्मण कार्यकर्ता तैयार करेगी। प्रत्येक विधानसभा के शहरों, कस्बों व गांवों आदि में जाकर पहले अपने विशेषकर ब्राह्मण समाज के कम से कम 1000 सक्रिय कार्यकर्ता तैयार करना है। इसके साथ साथ पहले चरण के तहत शहरों में प्रबुद्ध वर्ग की महिलाओं को भी तैयार किया जाएगा, जिनकी जिम्मेवारी हमने श्री एस.सी. मिश्र की पत्नी श्रीमती कल्पना मिश्रा की पूरी टीम को सौंप दिए है। बीएसपी प्रमुख ने आरएसएस से भी तीखे सवाल पूछे। मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि यदि हिंदुओं व मुसलमानों के पूर्वज एक ही हैं, तो फिर आरएसएस व इनकी बीजेपी यहाँ हर स्तर पर मुसलमानों के साथ सोतेला रवैया क्यों अपना रही है। मायावती के सियासी गुरु और बीएसपी के संस्थापक काशीराम ने पिछड़ों और दलितों के उत्थान के लिए पहले DS4 नाम का संगठन बनाया था। तब उनका नारा था, ठाकुर बाभन बनिया चोर, बाकी सब हैं DS4। यही नहीं, आगे चलकर उन्होंने एक और भड़काऊ नारा दिया, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। अगड़ी जातियों के खिलाफ घृणा वाले इस नारे की तब खूब चर्चा हुई थी। हालांकि मायावती इन सब के बाद भी ब्राह्मणों का वोट लेने में कामयाब रही, लेकिन विरोधियों का कहना है कि उनका ब्राह्मण प्रेम सिर्फ दिखावा है और यूपी के ब्राह्मण उनके झांसे में अब नहीं आने वाले। अब जब चुनाव आ गया, इस प्रकार के नारे देना, सम्मेलन करना बसपा का लोगों को पसंद नहीं आएगा। भगवान राम का भव्य मंदिर
का जिसका भूमि पूजन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, योगी जी उसका लगातार निरंतर काम देख रहे हैं। वहाँ सुंदरीकरण हो रहा है और बहुत ही एक रमणीय स्थल बन रहा है। यह इनके समय में क्यों नहीं हुआ? कि बहन जी प्रबुद्ध लोगों के साथ तो मिलने का क्रम रख रही हैं, लेकिन प्रबुद्ध लोगों के किस काम आ रही हैं ये भी प्रबुद्ध लोग जानते और पहचानते। कभी प्रधानमंत्री पद की दावेदार रही मायावती की पार्टी बीएसपी का 2014 के लोकसभा चुनाव में सुपड़ा साफ हो गया। 2019 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव के साथ गठबंधन कर उन्होंने 10 सीटें तो जीत ली, लेकिन विधानसभा में आज उनकी हैसियत कुछ भी नहीं है। 2017 के विधानसभा चुनाव में उन्हें सिर्फ 19 सीटें ही मिली और इनमें से भी 12 विधायक दूसरी पार्टी में चले गए। दलित मतदाताओं पर भी उनकी पकड़ ढीली पड़ रही है। जानकारों के मुताबिक मायावती पिछले कई सालों से बीजेपी के दबाव में काम कर रही हैं और शायद ये संदेश दलित समुदाय में भी पहुंच चुका है। अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।